जो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ होता भाई, मेरे वीज़े के अंदर जो है कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी थी कि जो ओवर मेरी सैलरी से ज़्यादा थी। हो जाता है इनका सेक्शन जो है थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस का, क्योंकि हम लोग बैंक स्टेटमेंट देते हैं और उसके अंदर कुछ और होता है और लिख कुछ और होता है। हेलो, वेलकम बैक। स्टार्ट है अनदर वीडियो फॉर यूके वीज़े के हवाले से। भाई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे होंगे या अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो गया, वो दोबारा प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से वीज़े के अंदर वो जो लूप होल्स हुए थे उसको जो है पैचअप करके उसको क्लियर करके दोबारा से वीज़ा अप्लाई करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर भाई मैं अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि मेरा भी ऑलरेडी एक वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था यूके का। फिर उसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट अप्लाई करा, उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें करी। अच्छा, वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो रीज़न, जनरल रीज़न होता है कि भाई आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिसिंग होते हैं, तो उसकी बिहाफ के ऊपर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो वो तो एक नॉर्मल इश्यूज़ है, या वो ये कहते हैं भाई हम सेटिस्फाई नहीं है कि आप वापस आओगे। इसको तो जस्टिफाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है। जो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ होता भाई, मेरे वीज़े के अंदर जो है 2-4 कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस ये हुई थी कि मुझे, जब मैंने आज से तकरीबन 5-6 साल पहले वीज़ा अप्लाई करा था, आइडिया तो था मगर ये आइडिया नहीं था, क्योंकि उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शन, ओवरऑल मेरे बैंक स्टेटमेंट क्लियर थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर उसके अंदर कुछ ट्रांजैक्शन जो थी वो ऐसी थी कि जो आउट ऑफ मेरी सैलरी से ज़्यादा थी। मतलब मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सका ये पैसे मेरे पास कहाँ से आए, तो इसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। और तो अब उस चीज़ को क्लियर करने के लिए भाई मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया था उसको जस्टिफाई करना है। आप उसको किस तरीके से जस्टिफाई करोगे? यार ऑलरेडी एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब वो ये बोलेंगे कि यार इसको जस्टिफाई करो। लास्ट टाइम आपको जो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था वो इस रीज़न की वजह से होता कि ये आपके पास बैंक के अंदर जो इतनी ट्रांजैक्शन हुई है ये कहाँ से आई थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर नॉर्मली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है कि भाई आप, हम सेटिस्फाई नहीं हैं या कुछ चीज़ मिसिंग है, तो आप दोबारा से उन डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके जो है आप दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मगर अगर आपके केस के अंदर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है जिस तरीके से मेरे केस के अंदर आ गया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाते हो, डर जाते हो कि यार इसको जस्टिफाई भी करना है और दोबारा से आपको अपनी प्रोफाइल क्लियर भी करनी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म से लेके जो वीज़ा सबमिशन और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट करे वो सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आती है भाई आपके एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही फिल होता है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है आपको हर चीज़ मेंशन करनी होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बस ये है कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें और उसकी ट्रैवलिंग के अंदर जो है आपके कम से कम 2 से 3 महीने का मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि 1 मंथ जो है इनके प्रोसेसिंग में चले जाता है, तो आपके पास 1 महीने आगे का जो है मार्जिन हो। अदरवाइज 1 महीने या 1.5 महीने का मार्जिन रखा और थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि बाद में डिले भी हो सकता है, तो फिर वो इस वजह से भी रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई आपका जो प्लान था जिस डेट को जाने का वो ऑलरेडी गुजर चुका है या गुजरने वाला है, तो अब आपके लिए वीज़ा अप्लाई करना फजूल है। मतलब ये भी एक रीज़न हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई आपने प्लान कर लिया, अब आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, फॉर्म फिल करते हैं, उसके अंदर आपसे वो तमाम चीज़ें मांग लेते हैं जो आपकी फैमिली से रिलेटेड भी होती हैं और जो कुछ भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अभी हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर के ऊपर और यहाँ पर जो है वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सर्च करने के बाद एक चीज़ का ख्याल रखें, बहुत सारी जो है वो दूसरी वेबसाइट भी आ रही होती हैं जिसके अंदर जो है वो थर्ड पार्टी कंपनीज़ की जो पेड होती हैं, मगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है तो उसके लिए आप एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आए उसके अंदर ये चेक कर लें उसका जो नाम है ना, उसके नाम के साथ जो है वो .gov होना चाहिए। मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, तो इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। इस पेज पे आने के बाद जो है सारी डिटेल आपको मिल जाएगी स्टैंडर्ड वीज़े के हवाले से। इसको स्टैंडर्ड वीज़ा कहते हैं। आप ये चेक कर लेंगे आपके एलिजिबिलिटी वगैरह है या नहीं है। इसकी फ़ीस के हवाले से भी देखने आ रहा है कि 6 मंथ का अप्लाई करते हैं तो 115 पाउंड जो है इसकी फ़ीस है। इसी तरीके 2 ईयर्स का भी है, फिर 5 ईयर्स, फिर 10 ईयर्स का भी है। तो अभी हम लोग चलते हैं अप्लाई नाउ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि हम एलिजिबिलिटी और ये चेक करेंगे, हमें तो वीज़ा चाहिए होता है हमारी कंट्री को। इस हिसाब से जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें आप। जब नेक्स्ट जो है ये पूछ रहा था बायोमेट्रिक्स जो है आपको किस कंट्री में देना है, तो आप अपने हिसाब से कंट्री सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल दुबई में, ओमान में, जो पाकिस्तान में है, इंडिया में, जो अपने हिसाब से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें कहाँ पर मौजूद है। यहाँ से जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट नाउ। अब जो है इसके अंदर आप जो है अपना ईमेल एड्रेस डालते हैं, पासवर्ड वगैरह सेलेक्ट कर लें, फिर आपको जो है एक ईमेल आती है, तो अभी हम लोग ये इंटर करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास मेल आ गई। इसके अंदर ये लिंक जो आता है ये आपके वीज़ा एप्लीकेशन को नेक्स्ट टाइम आप उसको सेव रखें। नेक्स्ट टाइम आप जब एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं तो यहीं से कंटिन्यू होती है, अगर इनकेस बीच में आपने छोड़ दिया तो। खैर अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको बताना है कि आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें।
ये फॉर्म है टेलीफोन के बारे में, तो ये इन्फॉर्मेशन इंटर करते हैं। नेक्स्ट आगे आपके पास कोई और दूसरा फ़ोन नंबर है तो यस कर देना, वरना नो। ये छोटे छोटे से इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको किस तरीके से कॉन्टैक्ट करें बहुत कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तोड़ के इन्फॉर्मेशन लेता है। आपके नाम वगैरह पूछ रहा है, तो अभी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो है अगर आपका दूसरा कोई नाम है तो वो भी ऐड करें, वरना नो। मेल फीमेल सिंगल या मैरिड, एड्रेस डाल दें। ये एड्रेस फिल हो गया, सेम करस्पॉन्डिंग जो है और यही डिटेल यूज़ होगी या दूसरी। तो अच्छा, आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं, रेंट पे हैं या आपका अपना है। यहाँ पर पासपोर्ट डिटेल आ गई। लोकल आईडी कार्ड, मतलब आप पाकिस्तानी या इंडियन हैं, जो भी आपका नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो होता है वो डालना है। इससे कंफ्यूज बहुत सारे लोग हो जाते हैं कि शायद हम लोग जीसीसी में रह रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन डालनी है, वो नहीं डालनी है। आप जो आपका नेशनल आईडी कार्ड है उसकी डिटेल डालनी है। ये फिल करते हैं। डेट ऑफ बर्थ इन्फॉर्मेशन आपके पास कोई अनदर नेशनलिटी है तो यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दें, नहीं तो नो। के पास शायद ये स्टेप ना है, आप पाकिस्तान इंडिया से कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो है वो एप्लीकेशन आप किसी और कंट्री से स्टार्टिंग में जो हमने दिया था, क्योंकि मैंने ओमान सेलेक्ट किया था तो इसकी वजह से पूछ रहा है। अब आप जो है ओमान के अंदर क्या आपका जो है वो स्टेटस है, टेम्प्रेरी वीज़े के ऊपर हैं या परमानेंट हैं, या आप जो है वो आपके पास दोनों कुछ नहीं है। तो हर पता हमारे पास जो है वीज़ा होता है, तो इसके अंदर यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट डाल दें, आपका वीज़ा कब तक वैलिड है। अब नेक्स्ट जो है वो आप अपना स्टेटस बताएं, क्या है, यहाँ जॉब है या आप पढ़ते हैं या जो भी है वॉटेवर। आप एम्प्लॉयर की अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करेंगे। जब आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ पर जो है आप अपने इन्फॉर्मेशन दे दें, भाई जॉब का आपका क्या है, मार्केटिंग मैनेजर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर है, जो भी है वॉटेवर। ये देखें बीच में कभी आपका कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपका नेट की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको जो है ना शुरू करना पड़ेगा आधार पर जो आपके पास ईमेल आई होती है ना, उस ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। तो आप डायरेक्ट उस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो है जो भी आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। एप्लीकेशन वहीं से कंटिन्यू होगी। फर्स्ट टाइम के अंदर जो है वो एप्लीकेशन फिल नहीं होती, कभी 1 दिन लगता है, कभी 2 दिन लगता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है इनका सेक्शन जो है थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस का, क्योंकि हम लोग बैंक स्टेटमेंट देते हैं और उसके अंदर कुछ और होता है और लिख कुछ और होता है। इस तरीके से वो आपसे खेल रहे होते हैं कि वो आपको पता भी नहीं चलता कि वो पूछता है कि आपका प्लान कितना पैसा खर्च करने का है, आप कितना कमाते हो, अपनी मर्जी से लिख देते हैं, मगर जब हमारी बैंक स्टेटमेंट होती है उससे मैच नहीं करता। यूके के वीज़े के लिए भाई आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है और वो जो है आपकी प्रोफाइल से मैच होनी चाहिए, अदरवाइज आई बाई शाई होता है ना तो फिर रिजेक्शन का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट में जो है अगर आपके साथ फैमिली है, फैमिली मेम्बर हैं, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं है, कोई आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता तो आप नो करके नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर जो है आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन आएगी। अच्छा, हमने अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जो है वो आपको ये बताना है कि यूके में जो है वो कोई है आपका या नहीं है। तो अगर है तो यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और नहीं है तो नो करके नेक्स्ट। मतलब मेरी सजेशन ये है कि अगर आपके दूर के रेफरेंस है वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे तो उनके बारे में ना ही बताएं तो अच्छा है। अच्छा, अब आप अकेले जा रहे हैं या किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं। नेक्स्ट आ गया आपके साथ कोई है या नहीं है। अकोमोडेशन, अच्छा ये है, अगर आपको इनवाइट किया है तो आपके उनकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अदरवाइज़ जो है आपको कोई होटल बुकिंग वगैरह लेनी पड़ेगी, वो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो होटल की बुकिंग वगैरह आपको booking.com वगैरह से करवा लें, या फिर कोई ट्रैवल एजेंट है उसके थ्रू जो है आप टिकट और जो है ये चीज़ें करवा। अगर आपको 2-3 जगह स्टे करना है तो 2-3 होटल का दे दें, वरना बेस्ट तो यही है। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन बढ़ती है, तो आप सिंपल रखें फर्स्ट टाइम में, तो आप नो कर दें। अगर फर्स्ट टाइम आपका वीज़ा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, क्योंकि मेरा फॉर एग्जांपल वीज़ा एक दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ था, मैंने कहा था यस, अब उसका रीज़न जो है वो आप बताएंगे रिफ्यूज़ल क्यों हुआ था। नेक्स्ट जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन है भाई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ के या शेंगेन वीज़ा वगैरह आपको लगा है, और अगर लगा है तो कितने टाइम लगा है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा या कितनी दफ़ा, नहीं लगा तो 0 करके नेक्स्ट। अच्छा, इसके अलावा दुनिया में किसी और जगह पे आपने ट्रैवलिंग करी, फॉर एग्जांपल मलेशिया में लोग जाते हैं, अज़रबैजान वगैरह जाते हैं, तो यस कर दें। या तो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी या एयरपोर्ट से हुए थे या डिपोर्ट हुए थे या कुछ वॉटेवर जो भी रियल है वो बताएं। आप बताएं फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी, अगर नहीं हुई तो वो नो करके आप आगे आ जाएंगे, मगर हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रॉपर बताएं कि आपकी एप्लीकेशन जो है रिफ्यूज़ हुई थी, किस कंट्री की हुई थी वो भी आप बता दें। फॉर एग्जांपल आपका यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, कनाडा का हुआ है, किसका भी है हम लिख देते हैं यूएस फॉर एग्जांपल। अच्छा, किस मंथ में आपने अप्लाई करा था, अच्छा रीज़न लिख दें आप, क्या रीज़न था। ज़्यादातर जो है वो वीज़ा ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो सिंपल आंसर में लिख देंगे भाई मेरा वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हुआ था, कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई नहीं था। और आप बेस्ट ये कि आपको जो भी रिफ्यूज़ल मिला है उसको जो है अटैच कर दें ताकि वो खुद ही पढ़ लें। अच्छा, फिर इस तरीके से इसके बाद जो है नॉर्मल क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो वो आप अपने हिसाब से फिल कर लें। तो ये ज़्यादातर येस नो के आंसर हैं
और मेजॉरिटी लोगों के तो नो ही होते हैं। सही, ये यूएस डॉलर का बता रहा है, वैसे तो पाउंड के अंदर 115 है, यूएस डॉलर में 152 यूएस डॉलर है आज तक। अब बाद में कोई वीडियो दिख रहा हो तो मे भी ज़्यादा हो जाए। अच्छा, जब आप कंटिन्यू करेंगे इसके बाद पेमेंट पे चला जाएगा। पेमेंट करने के बाद जो है आप फर्दर डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्म फिल करने के बाद जो है अब आपको चाहिए होती है अपॉइंटमेंट। वीज़ा फीस भरने के बाद जो है आपको पेज जो है ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देता है वीएफएस की वेबसाइट के ऊपर। आप वहाँ पर जाइए और जो है उसके अपॉइंटमेंट की आपको जो है वीएफएस के ऊपर कोई फ़ीस पे नहीं करनी और वो जो है फ्री होती है। उसके जो है एक्स्ट्रा अगर आप कोई सर्विसेज वगैरह लेते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। इससे पहले जब फॉर्म वॉर्म फिल हो जाता है तो उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो है वो होटल बुकिंग है, मतलब आप कहाँ रुकेंगे, होटल बुकिंग है या कोई इन्विटेशन वगैरह है जहाँ पर आप रुकेंगे। सेकंड जो आता है आपकी बैंक स्टेटमेंट है। थर्ड है एनओसी लेटर। एयर टिकट वगैरह जो है कंपलसरी नहीं है, मगर बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं कंपलसरी नहीं है मगर आपको लगानी है। उनमें क्या क्या आपको लगाना है मैं बता देता हूँ। आप अपना रिटर्न एयर टिकट भी लगाएं, ट्रैवल प्लान भी नहीं मांगते मगर आप ट्रैवल प्लान लगाएं कि आप कितने दिन रुकेंगे या उसके अंदर आपका क्या क्या प्लान है। बैंक स्टेटमेंट जो है अब ये होगा कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट इतनी होनी चाहिए क्योंकि आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उसके अंदर आप मेंशन करते हैं कि आपका बजट कितना है, वहाँ पर आप कितना एक्सपेंस करेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन होता है फॉर्म फिल करते वक्त। फॉर एग्जांपल आपके जो एक्सपेंस आ रहा है 500 पाउंड, आपने कहा कि मेरा टोटल एक्सपेंस आएगा। मैं पाउंड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूके का वीज़ा अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल आपका 500 पाउंड का जो है बजट है, टोटल एक्सपेंस आएगा ट्रिप के ऊपर, तो आपने जो है 5000 पाउंड तो हो, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय जो है 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा हो आपके बजट से तो बेस्ट रहता है। अगर आपकी जॉब है तो आप अपना कंपनी से जो है सैलरी सर्टिफिकेट लें और उसी के अंदर मेंशन कर दें या सेपरेट ले लें कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि ये इतने दिन के लिए जाएगा और इसकी सैलरी इतनी है, ये डेजिग्नेशन है, जो भी है वॉटेवर, एक एनओसी लेटर आप कंपनी से ले लें। अगर आपका अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस के लेटर हेड पे आप ऑनर हैं तो अपनी ऑनरशिप शो करें और टैक्स वगैरह जो सबमिट करें वो टैक्स डॉक्यूमेंट भी उसके साथ अटैच करें। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपकी फैमिली ट्री, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपकी शादी हुई हुई है, बच्चे वगैरह हैं, या आप बैचलर हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो FRC आप डाल दें। और अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री में रहते हैं, अगर आप दुबई, बहरीन या वॉटेवर आप किसी भी आउटसाइड कंट्री में रहते हैं, GCC में रहते हैं या किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ के आपके जो बता के बने हुए हैं जो रेजिडेंस कार्ड है या TRC जिसको हम कहते हैं वो भी, तो वो बने हुए हैं, उसकी भी आप कॉपी जो है अटैच करें। एक आप बनाते हैं कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर क्या होता है? कवरिंग लेटर के अंदर जो है आप एक समराइज़ कर रहे होते हैं अपने केस को पूरा। मेरी सैलरी इतनी है, मैं इतने टाइम से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, या मेरा ये बिजनेस है, इतने टाइम के लिए यूके जाना चाहता हूँ एज अ टूरिस्ट या एज अ बिजनेस के तौर पे आप जाना चाहते हैं, तो वो आप मेंशन कर दें। अच्छा, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी। अब जो मेन पॉइंट के ऊपर हम आते हैं कि भाई जिसका वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो गया, फॉर्म जब आप फिल कर रहे हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आपका ऑलरेडी वीज़ा कोई रिफ्यूज़ हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि मेरे केस के अंदर क्या हुआ था कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, फिर मैंने उनको जस्टिफाई किस तरीके से किया कि मेरा वीज़ा जो लास्ट किस वजह, क्योंकि ये भी रीज़न उनको तो खैर पता ही होता है क्यों रिफ्यूज़ हुआ था। अच्छा, मेरा जो है स्टेटमेंट की वजह से रिफ्यूज़ हुआ था कि भाई उसके अंदर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी थी कि जो ओवर मेरी सैलरी से ज़्यादा थी, तो उसको मैंने जस्टिफाई करने के लिए कुछ लोगों से मैंने पहले टेक्निकल टिप्स ली। किसी ने कहा कि भाई आप कोई एफिडेविट लगा दो किसी बंदे का, उसको बोलो कि इसने पैसे डाले थे या ये मेरा कज़न है इसको देने थे। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मशवरे दिए कि आप ये टिप इस्तेमाल करो, बट मैंने जो है पर सेंटेंस के अंदर उनको जस्टिफाई करा और जो ट्रू था, जो रियल था, वही मैंने लिखा। क्योंकि ये लोग जो है वो हकीकत को पसंद करते हैं, मतलब आप रियलिटी बताओ तो वीज़ा ऐसा होता है कि मिल जाता है। एक मेरा दोस्त था जिसने यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट किया था और उसको थोड़ी सी उसकी हेल्प करने के लिए उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उसको कहीं पेमेंट करनी थी और इनिशियली उसने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मैंने उसके पैसे जो है अपने बैंक अकाउंट में डाले और उसके थ्रू जो है आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पैसे जो है वो लोगों को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। और ये रियल ही था, मतलब जितने पैसे डले थे वो सारे ट्रांजैक्शन कर दी थी उसकी। तो मैंने ये लिखा कि भाई उसकी हेल्प करने के लिए मैंने इस तरीके से पैसे 1-2 ट्रांजैक्शन की थी, जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये तरीके से नहीं करना चाहिए। बट जब मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, आफ्टर डैट मैंने रियलाइज़ किया कि भाई ये तो मेरी प्रोफाइल के लिए नेगेटिविटी है, जिसके बाद जो है मैंने उससे सॉरी करा। और नेक्स्ट जो है जब से मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें और बैंक डिटेल वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करता। ये एक मेरा अपोलोजाइज है और आई होप सो कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक शॉर्ट जो है डिस्क्राइब किया था कि भाई इस तरीके से मेरे साथ ये रियलिटी थी। कुछ दिनों के बाद, 15 दिन के बाद, जब मैंने फॉर्म वगैरह सबमिट कर दिया, क्योंकि आपको भी पता है कि फॉर्म जब आप सबमिट करते हो तो उसके बाद जो है आपके पास VFS की तरफ से जो है बायोमेट्रिक्स वगैरह होती है, वहीं पर पिक्चर वगैरह खींचती है। तो उन्होंने वो खींचने के बाद 3 वीक्स का इनका टाइम होता है। 3 वीक्स के बाद मेरे पास मैसेज आएगा भाई आपका जो है केस डिसीजन हो गया है, मतलब जाके पासपोर्ट जो है कलेक्ट कर लें।
तो खैर मैं पासपोर्ट लेने तो गया था, उस टाइम तो कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन थी क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था कि केस हुआ या नहीं हुआ। एनवलप के अंदर जो मैंने पहले लेने से पहले जो है वो एनवलप को चेक करा, क्योंकि बाद टाइम जो है उसके अंदर अगर कोई पर्चा होता है उसका मतलब है ये कोई अच्छा साइन नहीं है। पासपोर्ट के साथ कोई भी पर्चा है या कोई लेटर वगैरह है तो उसका मतलब है उन्होंने रिजेक्ट करा है, उसके रीज़न है। तो जब मैंने पासपोर्ट को लेने के बाद चेक करा उसमें कोई मुझे लगा नहीं कि इस तरीके से कोई चीज़ है, सिर्फ पासपोर्ट ही मुझे महसूस हुआ। 80-90% जो है कंफर्म हो गया था कि मेरा वीज़ा लग गया। तो खैर उसके बाद जब मैंने चेक करा तो मेरा वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह लग गया था। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी उन्हीं सब लोगों के लिए जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से। अगर इसके अलावा कोई आपका रीज़न है जो रिफ्यूज़ हुआ, आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर या इधर कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। जितनी मेरी हेल्प हो सकी तो मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। फॉर्म के हवाले से, फॉर्म के अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो जब भी आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आई होप सो कि मैं उसके अंदर भी कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर दूँगा। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं अनदर वीडियो में, अनदर लोकेशन में फ्रॉम UK। हाउ मच? 15 वन पीस। 15 यूरो का जो है वन पीस।